Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. So in the series of videos today I'll be discussing the second part of the topic financial management. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का दूसरे हिस्से को जो है वो डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले हिस्से के अंदर हम लोगों ने समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या, या हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली बिजनेस के अंदर फाइनेंस को मैनेज करने वाली चीज थी कि कैसे हम अलग अलग सोर्सेस से फाइनेंस को अक्वायर करते हैं या पैसे को अक्वायर करते हैं और कैसे उसे बेस्ट तरीके से हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं जिससे हमें सबसे बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो समझा था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में जाना था। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपने पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज जो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। बात अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन की करें तो फाइनेंशियल डिसीजन इज नथिंग एल्स देन डिसीजंस आर टू बी टेकन रिलेटेड टू फाइनेंस। आपके बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंस है उस फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे। तो अगर हम इन सारे डिसीजंस की बात करें तो आपके जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको मेजरली 3 कैटेगरीज में बांट लिया गया है। पहली कैटेगरी इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाती है, दूसरी कैटेगरी आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाती है और तीसरी कैटेगरी आपकी डिविडेंड डिसीजन कहलाती है। बात करें अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो ये बेसिकली बात करता है कि हम अपना पैसा कहां पर डिप्लॉय करेंगे, कहां पर लगाएंगे। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैपिटल बजटिंग और दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पहला कैपिटल बजटिंग और दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फिर से हम समझ लें तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे आपके पास जो भी फंड है, कैसे आपके पास जो भी फंड है उसको हम अलग अलग सोर्सेस पर डिप्लॉय करेंगे। आप कितना पैसा लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाएंगे, कितना पैसा आप शॉर्ट टर्म असेट्स में लगाएंगे। तो लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाने वाला पैसा कैपिटल बजटिंग कहलाता है और शॉर्ट टर्म में लगाया गया पैसा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। So investment decisions relate to the decisions made by the investors of top level management with respect to the amount of fund to be deployed in the investment opportunity। मतलब यही है कि आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपके फंड्स को या बिजनेस के फंड्स को कहां कहां पर डिप्लॉय करेगा, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करेगा, कितना पैसा लॉन्ग टर्म असेट्स में और कितना पैसा शॉर्ट टर्म असेट्स में बात करता है। तो लॉन्ग टर्म असेट्स का मतलब आपका बेसिकली हो गया वो प्रोजेक्ट जहां पर आपका पैसा लंबे समय के लिए डिप्लॉय होना है, जहां पर आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाना है। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज्यादा जो है वो ध्यान देके, बहुत ज्यादा स्टडी करके इन डिसीजंस को लेना होता है कि कितना पैसा हमें लॉन्ग टर्म असेट्स में डिप्लॉय करना है। इसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं एज इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस फिगर। और आप जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आता है। इससे पहले कि मैं कैपिटल बजटिंग आपको बताऊं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली है कि हम अपना कितना पैसा करंट असेट्स के फॉर्म में रखेंगे। करंट असेट्स के फॉर्म में, करंट असेट्स का मतलब अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल which is required for your day to day operations। आपको आपके रोजमर्रा के कार्यों को करने में, बिजनेस के अंदर आपको जो रोज होने वाली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करने में जो पैसा चाहिए होगा वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में कितना पैसा बेसिकली मैनेज करने वाले हो। तो आप अपने टोटल वर्किंग कैपिटल का कितना पैसा जो है वो कैश, ठीक है, कितना पैसा कैश, कितना पैसा डेटर्स, कितना पैसा आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, ये सारी चीजें आप इसी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लाते हो।
और आपका जो लॉन्ग टर्म पैसा डिप्लॉय किया जाएगा, आपका जो लॉन्ग टर्म पैसा डिप्लॉय किया जाएगा वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग कहलाता है। ठीक, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डिप्लॉय करते हो। कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं बता दूं, जैसे आप कोई नई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, ये जितनी भी चीजें हैं बेसिकली इसमें लंबे समय के लिए पैसा जाएगा। चाहे हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें या मान लीजिए हम कोई नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, हम एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं या बिल्कुल एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सब आपके बेसिकली लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं और इन सारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होता है और ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होता है। तो इसमें जो डिसीजंस या इसमें जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन किसी भी बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज आप मेजर पैसा, आप बड़ा पैसा इस पे लगा रहे हो तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसी पर डिपेंड करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए आप अपना पैसा लगाते हो, तो आप बहुत ध्यान से ये पैसा लगाओगे तभी आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है यहां से बन पाएगी। इन डिसीजंस को लेने में हमें काफी ज्यादा स्टडी और एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसा, मैंने फिर से कहा कि काफी ज्यादा मात्रा में पैसा लगेगा और काफी लंबे समय के लिए इसमें पैसा डिप्लॉय होगा। तो एक गलत डिसीजन आपका पैसा, गलती, अगर आपने कोई भी गलती करी तो आपका पैसा ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा या आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पैसा लंबे समय के लिए इन्वॉल्व है तो इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। गलत डिसीजन और आपका पैसा बेकार। चौथा, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये इररिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म असेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इन डिसीजंस को रातों रात नहीं लिया जाता है। इन डिसीजंस को लेते समय हमें काफी ज्यादा स्टडी और एनालिसिस करना पड़ता है। तो एक बार अगर आपने पैसा लगा दिया तो वो आप डिसीजन ओवरनाइट नहीं बदल सकते हैं। इसलिए इन डिसीजंस को काफी ज्यादा हमें सोच समझ के लेना चाहिए। ओके, सो हमने बात करी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके बेसिकली दो पोर्शन में डिस्कस किए गए थे, लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल बजटिंग था और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, या हमारे बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल बजटिंग की बात कर रहा है। प्लीज कंसीडर दिस, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग को कौन कौन से जो है वो डिसीजंस जो है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर क्या कहा गया, हमें देखना होगा कि जिन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगाने वाले हैं उनसे हमें रेगुलर कैश इनफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम एक बड़ा अमाउंट किसी भी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हमें कुछ रेगुलर कैश इनफ्लो होते रहे। ठीक, अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, ठीक है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट है, बट प्रोजेक्ट ए हमको रेगुलर कुछ कैश इनफ्लो दे रहा है, मतलब यहां से कुछ पैसा लगातार आपको डे टू डे मिलता जा रहा है या आपको टाइम टू टाइम कुछ पैसा मिल रहा है। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट ए आपके लिए ज्यादा सूदिंग है। क्यों? क्योंकि आपको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए वो यहां से मिल पाएगा, आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यहां से हो पाएगी। तो जब भी हम अपना पैसा लगाते हैं तो हम वहां से देखते हैं कि क्या हमें रेगुलरली कोई कैश इनफ्लोज हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। अगर हम लंबे समय के लिए अपना पैसा ब्लॉक करेंगे तो हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या कुछ कैश मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अगला फैक्टर, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 5 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। हमने
चारों का एनालिसिस किया, चारों में मान लीजिए आपका 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है चारों प्रोजेक्ट में, मुझे एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो मैं इसकी डिटेल एनालिसिस करके ये देखूंगा, कैश फ्लो के बाद अगली चीज जो देखूंगा वो देखूंगा रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए प्रोजेक्ट ए से हमने एस्टिमेट किया 10% रिटर्न, प्रोजेक्ट बी से हमने एस्टिमेट किया 15% रिटर्न, प्रोजेक्ट सी से हमने एक्सपेक्ट किया 7% रिटर्न और प्रोजेक्ट डी से हमने एक्सपेक्ट किया 20% रिटर्न। तो जाहिर तौर से कोई भी समझदार व्यक्ति प्रोजेक्ट डी के अंदर जो है अपना पैसा लगाएगा। ठीक है, तो जब आप पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हो और जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं आप वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तीसरा है आपका रिस्क इन्वॉल्व्ड। जब हम अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाते हैं या कहीं पर भी पैसा अपना इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें रिस्क कितना है। मान लीजिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं और इनमें सेम तरीके का कैश इनफ्लो है, सेम तरीके का रेट ऑफ रिटर्न है, तो अगली चीज जो हम चेक करेंगे वो देखेंगे किसमें रिस्क कम है। अगर प्रोजेक्ट ए में रिस्क कम है तो हम जाहिर तौर से यहीं पर अपना पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जब हम कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, जब हम कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर रिस्क इन्वॉल्व भी कम हो। ठीक, अगला चौथा, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या हमको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी, लेबर आसानी से हो जाएगा, उसके लिए जो भी मशीनरीज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो आसानी से मिल जाएंगी। ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि हम जिस भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको इंप्लीमेंट कर पाना। ठीक है, बाकी कैपिटल बजटिंग जब आप निकालते हो तो उसमें अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, जिसमें एक मेथड है आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड। ये आगे चलकर आप देखोगे, ये आगे चल के आप स्टडी करोगे इनके बारे में। तो कैपिटल बजटिंग के संबंध में अगर हमें कोई निर्णय लेना है तो हमें कई सारे फैक्टर्स और भी ध्यान में रखने होते हैं, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। तो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच यूज्ड टू अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आई होप आई मे बी क्लियर। उसके बाद दूसरा आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा आपका जो होता है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन होता है आपका, फाइनेंसिंग डिसीजंस आर फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस। आपको आपके बिजनेस के लिए जो भी फाइनेंस रिक्वायर्ड है वो फाइनेंस आप किन किन सोर्सेस से अक्वायर करोगे। आपको लंबे समय के लिए भी पैसा चाहिए होगा, आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस भी चाहिए होंगे। तो क्या आपके लिए सबसे बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म सोर्सेज होंगे, कौन से आपके लिए सबसे बेनिफिशियल शॉर्ट टर्म सोर्सेज होंगे? एक फर्म अपना पैसा जो है वो ओनर्स फंड के थ्रू या ओनर्स इक्विटी के थ्रू भी रेज कर सकती है या पैसा बाहर से बोरो कर सकती है। हमको इसके बीच में संतुलन बना के रखना है, हमको इसके बीच में एक प्रॉपर जो है वो इक्विलिब्रियम, प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है कि कितना पैसा हमें जो है वो ओनर्स के थ्रू या शेयर्स के थ्रू, इसके थ्रू रेज करना है या कितना पैसा हम मार्केट से लोन ले सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए भी हमें कई सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जब भी आप किसी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को देखते हो तो आपको कई सारी चीजें देखनी होती है। जैसे कॉस्ट है, मतलब जब आप किसी फाइनेंस को अक्वायर कर रहे हो तो उस फाइनेंस के बदले में इन कंसिडरेशन आपको क्या देना है। ठीक है, किस सोर्स पर हमें ज्यादा पैसा देना है रिटर्न में, किस पे कम देना है, किस में रिस्क ज्यादा है, किस में कम है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो जल्दी से इसको हम पढ़ते हैं। वैसे आपके जितने भी सोर्सेस हैं उनको मेजरली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है डेब्ट और दूसरा है इक्विटी। एक है डेब्ट और दूसरा है इक्विटी।
डेप्ट का मतलब बेसिकली क्या हो गया? डेप्ट का मतलब हो गया वो पैसा, डेप्ट का मतलब वो पैसा हो गया जो हमने बाहर से बोरो किया है, और इक्विटी का मतलब वो पैसा जो हमने खुद से लगाया है या ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो जब कोई भी आप सोर्स देखते हो फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड या सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इसको अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर इसमें बताया गया फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड वो है कॉस्ट। ठीक है, जिस भी फंड को आप रेस करने जा रहे हो उसके बदले में इन कंसिडरेशन आपको जो देना पड़ रहा है, मान लीजिए आपको शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में एक ऑप्शन देखना है, शेयर्स ओनर्स इक्विटी का हिस्सा, डिबेंचर्स बोरोड फंड का हिस्सा। तो आपने दोनों को कंपेयर किया। इक्विटी शेयर्स बेसिकली कम कॉस्टली होते हैं। क्यों कम कॉस्टली होते हैं? बिकॉज अगर हम बात करें तो इनका कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता। ठीक, जबकि डिबेंचर्स एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लेकर आते हैं। बट उसके बाद भी मान लीजिए हमने डिबेंचर चूज किया कि हम डिबेंचर ही इशू करेंगे या हम लोन लेंगे, तो लोन के भी अलग अलग सोर्सेज हैं। ठीक है, मान लीजिए आप डेप्ट यूज कर रहे हैं, डेप्ट का मतलब आप बाहर से पैसा लोन ले रहे हैं, तो लोन के अलग सोर्स है। एक जगह हमें 10% रेट ऑफ रिटर्न पर इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, और दूसरी जगह में 15% इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे? जिस पर हमें कम रिटर्न देना पड़े, जिस पर हमें कम कॉस्ट बियर करनी पड़े, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो जब भी हम कोई फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो हम उसकी कॉस्ट देखते हैं कि कौन सा जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लिए कम कॉस्टली है। अगला जो फैक्टर है वो है रिस्क इन्वॉल्व। किस सोर्स में कितना ज्यादा रिस्क है? जैसे कि हम बात करें डेप्ट आर मोर रिस्की एज कंपेयर टू ओनर्स इक्विटी। अगर हम बात करें शेयर्स की, अगर हम बात करें रिटेन्ड अर्निंग्स की, तो इनके थ्रू जो हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, इनके थ्रू जो हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये कम रिस्की है ओनर्स इक्विटी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें नहीं देना है। बट अगर हम बात करें डेप्ट की, तो यहां पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें देना ही देना है। तो अगर जिस साल हमारे पास कम प्रॉफिट होगा उस साल ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद हमको ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़े। कैश फ्लो पोजीशन, ये कैसे बेसिकली आपको इंपैक्ट करती है? देखिए, अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश इनफ्लोज है, सफिशिएंट कैश इनफ्लो है, तो बिना किसी चिंता के हम डेप्ट इशू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेप्ट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट का जो पैसा चाहिए होगा, इन केस किसी साल हमको कम प्रॉफिट होता है, तो हम इस इनफ्लो से इस इंटरेस्ट को पे कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश इनफ्लोज हैं या सफिशिएंट कैश हमारे पास आ रहा है, तो हम रिस्क लेने की क्षमता में भी हैं और हम डेप्ट इशू करने की क्षमता में भी हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। मान लीजिए आपने 100 शेयर इशू करके रखे हैं, तो अभी हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम 100 शेयर होल्डर ही होंगे, मैक्सिमम। हम कुछ एडिशनल शेयर इशू करना चाहते हैं, तो एडिशनल शेयर इशू करने का मतलब एडिशनल शेयर होल्डर हो जाएंगे, और एडिशनल शेयर होल्डर हो जाने का मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास जो वोटिंग पावर है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उन शेयर होल्डर के साथ नए ओनर्स भी जुड़ जाएंगे। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना कंट्रोल कम नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या इशू करेंगे? डेप्ट लेंगे, लोन लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से बोलेंगे कि आप लोन लीजिए। बट अगर उनको इससे कोई चिंता नहीं है कि हमारा कंट्रोल कम हो रहा है, तो उस केस में फिर वो शेयर इशू कर सकता है। अगला टर्म आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बेसिकली किसी भी सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर को इशू करने पर जो खर्चे होते हैं। अब भाई आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू करते समय आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस के बाद एडवर्टीजमेंट है, देन आपको अंडरराइटर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो
कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन एक्सपेंसेस को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अगर आपको कम फ्लोटेशन कॉस्ट में या कम कॉस्ट में आपको जो है वो बेसिकली फंड्स रेज करने हैं तो डेब्ट आर मोर प्रेफरेबल। और अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट से कोई दिक्कत नहीं है तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। शेयर्स को इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, और इक्विटी के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू या शेयर्स को इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू डेब्ट ज्यादा लगती है। ठीक, अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है, बूम पीरियड है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इसका मतलब आसानी से आपके शेयर खरीद लिए जाएंगे मार्केट में। आपके शेयर आसानी से पब्लिक क्या करेगी, खरीद लेगी। ऐसे में आसानी से आप शेयर इशू कर सकते हो। बट अगर मार्केट डाउन है, वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर मार्केट डाउन चल रही है, बात समझिए, मार्केट डाउन है तो इसका मतलब लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर ऐसे में आपने शेयर इशू किया तो वो शेयर पब्लिक खरीदेगी नहीं। तो ऐसे में आप क्या लीजिए, लोन लीजिए। ठीक, अगला और जो लास्ट पॉइंट हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है वो है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस, आप वेजेस देते हो, आप रेंट देते हो, आप सैलरी देते हो, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस अलग अलग हैं। अगर ये पहले से ही हाई है तो ऐसे में आप फिक्स इंटरेस्ट बियर नहीं कर पाओगे। आपके पास पहले ही पैसा शॉर्ट पड़ रहा है इनको देने के लिए, तो आपका ये फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आपको बियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट सरप्लस कैश बच रहा है, तो ऐसे में आप लोन रेज कर सकते हो और आप उस लोन पर इंटरेस्ट पे कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हमारा डिविडेंड डिसीजन है। अगला पॉइंट हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजंस आर द फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बीच में कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा बांटेगी एज ए डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि अमंग द शेयर होल्डर बांटा जाता है। तो अपने टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स में बांट देंगे, वो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे और कितना हिस्सा हम रिटेन कर लेंगे, अपने पास रखेंगे फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर में जब भी फंड्स की जरूरत होगी तो उन फंड्स को हम अपने वहां री इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, सारे डिसीजंस का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें कोशिश करके अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये भूलिएगा नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव यही था। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। डिविडेंड डिसीजन मैं फिर से बता दूं, आपके टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा आप शेयर होल्डर में बांट दोगे और कितना हिस्सा आप अपने पास, कंपनी के पास रखोगे। ठीक, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है अर्निंग। अगर आपके पास सफिशिएंट अर्निंग करंट और पास्ट है, पास्ट में भी आपके पास सफिशिएंट अर्निंग, पास्ट की सफिशिएंट अर्निंग है और प्रेजेंट टाइम में भी सफिशिएंट अर्निंग अर्न कर रहे हो, तो दैट सिंपली मींस आप अच्छा डिविडेंड दे सकते हो, आप डिविडेंड हाई दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट अर्निंग नहीं है पास्ट या प्रेजेंट की, तो ऐसे में फिर आप अच्छा खासा डिविडेंड नहीं दे पाओगे। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, मतलब आपकी अर्निंग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, तो अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो आप हर साल सिमिलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी पे कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हर साल हो रही है, तो उसी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्निंग से
आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना है। देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक शेयर होल्डर हमेशा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहता है कि अगर हमने कहीं भी, देखिए आप इन्वेस्टर है अगर, तो आपने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप चाहेंगे कि आपको हर साल एक डेफिनेट रिटर्न मिले। तो किसी साल आपका रिटर्न यहां पर है, किसी साल आपका रिटर्न कुछ नहीं मिला, तीसरे साल आपका रिटर्न यहां पहुंच गया, चौथे साल रिटर्न यहां आ गया, फिर पांचवें साल कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में फिर कंपनी की गुडविल और हमारी जो है वो माइंड मेकअप नहीं कर पाते कि अगले साल हमें कितना मिलेगा। तो इस तरीके से होना क्या चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि जो आपका शेयर होल्डर है वो एक मिनिमम अमाउंट एक्सपेक्ट करे। ठीक है, मतलब आपके डिविडेंड पॉलिसी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस साल हमने बहुत ज्यादा डिविडेंड दे दिया और अगले साल हम डिविडेंड ही नहीं दे पाए। तीसरा पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश इनफ्लोज है, ठीक है, तो हम डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अगर हम इनफ कैश इनफ्लोज हैं हमारे पास तभी हम डिविडेंड दे पाएंगे। अगर हम मान लीजिए कैश की प्रॉब्लम से ही जूझ रहे हैं तो हम कहां से डिविडेंड देंगे। चौथा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अगर कंपनी चाह रही है कि उसको आगे चलकर अपनी एक नई ब्रांच एस्टैब्लिश करनी है, नई एस्टैब्लिशमेंट वो करनी है, तो नई ब्रांच नई एस्टैब्लिशमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा। तो इसका मतलब आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना पड़ेगा और वही रिटेन्ड अर्निंग आप रीइन्वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे में आप कम अमाउंट ऑफ डिविडेंड बांट पाएंगे। बट अगर आपकी कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप ज्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स बांट सकते हो। होप क्लियर। स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड। नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड नहीं, इट शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। आई एम सॉरी, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में क्या कहा गया है, कंपनी को एक फिक्स पॉलिसी रखनी चाहिए। Many company follow a policy of fixed dividend per share. The increase of dividend is made only when earning potential increases. कई सारी कंपनी का एक बेसिकली एक पॉलिसी होती है कि हमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही देना है और हम अपना डिविडेंड तभी इंक्रीज करेंगे जब हमको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी हमारे डिविडेंड पॉलिसी को या डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करता है। अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी ही यही है कि हम एक फिक्स डिविडेंड देंगे तो फिर ऐसे में हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। अब शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है। देखिए, कई सारे शेयर होल्डर बेसिकली अपना पैसा शेयर्स में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको कुछ रेगुलर रिटर्न चाहिए होता है। तो मान लीजिए हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया रेगुलर रिटर्न के लिए और आप हमारा पैसा जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो ऐसे में हम डिससेटिस्फाइड होंगे। और बीइंग एन कंपनी आप अपने शेयर होल्डर्स को, आप अपने इन्वेस्टर्स को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर हमारा शेयर होल्डर रेगुलर रिटर्न चाहता है तो ऐसे केस में हम रिटेन्ड अर्निंग्स में कम पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। टैक्सेशन पॉलिसी ये है कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो डिविडेंड दिया जाता है वो उस प्रॉफिट से दिया जाता है जिस प्रॉफिट में ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है। तो ऐसे में बेसिकली डिविडेंड एक टैक्स फ्री इनकम। तो कोई भी कंपनी कम टैक्स पे करना चाहती है, इसीलिए वो कम शेयर इशू करती है और ज्यादा लोन लेती है, क्योंकि लोन पर अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो उस पर हमें किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक, तो कम डिविडेंड
अगर देखें अगर कंपनी के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा है तो जाहिर तौर से कंपनी कम डिविडेंड देगी और ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी, और यही टैक्स रेट अगर लो हो जाते हैं, हमें कम टैक्स देना पड़ता है अगर, तो फिर हम ज्यादा शेयर इशू करके ज्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं। कैपिटल मार्केट के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, हमारा कैपिटल मार्केट कितना ग्रोन है और कितना आसानी से हम कैपिटल मार्केट से अपने फंड्स एक्वायर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काफी हद तक जो है वो मैटर करता है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि जब भी हमें फंड्स की जरूरत होगी हम आसानी से शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट के थ्रू अपना फंड्स जो है एक्वायर कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें रिटेन्ड अर्निंग्स पर रिलाई कम करना होगा। हम जानते हैं कि जब भी हमें पैसे की जरूरत होगी हम आसानी से कैपिटल मार्केट से अपने फंड्स को एक्वायर कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें रिटेन्ड अर्निंग में पैसा कम रखना होगा, हम ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। और अगर इसकी सिचुएशन उल्टा है कि हमें आसानी से पैसा नहीं मिलता, तो ऐसे में हमें रिटेन्ड अर्निंग्स पर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा डिविडेंड के रिगार्ड में कभी कभी कुछ गवर्नमेंट्स या वहां के लॉज कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपको आपके इन्वेस्टर्स को इतना डिविडेंड एटलीस्ट देना होगा या इससे ज्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। तो फिर ऐसे लीगल कंस्ट्रेंट या लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, उन लीगल फॉर्मेलिटीज को हमें फॉलो करना है। कभी कभी जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट हो जाते हैं। मान लीजिए हमने किसी से लोन लिया, हमने कहीं से बोरो किया, तो जो लेंडर, जो बेसिकली लेंडर थे जिन्होंने हमें पैसा दिया था, उन्होंने हमारे ऊपर पॉलिसी लगा दी कि कभी भी आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% से ज्यादा का रिटर्न नहीं देंगे। अब हमको पैसे की जरूरत थी, हमने इनसे, ठीक है, हमने इनसे एग्रीमेंट कर लिया। अब किसी साल हमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और शेयर होल्डर के बीच में भी एक उम्मीद है, एक होप है कि इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम इस साल ज्यादा डिविडेंड देंगे, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक फिर हम 10% से ज्यादा का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? ओके। अगली चीज, मार्केट कैसा है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर डिविडेंड आप ज्यादा देंगे तो आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी हाई होंगे। तो जाहिर तौर से अगर आप अपने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माय वीडियो। इसको चैलेंज ना मानिएगा, इसको 3 क्वेश्चन मानिएगा। आप अपने आप को टेस्ट करिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं, 3 MCQs। देखिए, अगर आपको आता है तो प्लीज इसको जो है आंसर जरूर करें, एंड आंसर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में अपना आंसर चेक कर लें। With this, thank you very much everyone for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.